नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग आरओ के क्रैश कोर्स प्रारंभ किए हैं। इसी संदर्भ में मैं यश कुमार आप लोगों को इकोनॉमिक पढ़ाऊंगा। आइए हम भारतीय अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बतलाऊं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। अर्थव्यवस्था किसी भी देश या राज्य या विशेषकर क्षेत्र में वे सारी समस्त आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रियाकलाप एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। परिभाषा के रूप में हम लोग देखेंगे, हम उन क्षेत्रों को परिभाषित अर्थव्यवस्था के रूप में करते हैं जहां समस्त आर्थिक क्रियाकलाप होता है। उन आर्थिक क्रियाकलापों में क्या क्या शामिल है? आर्थिक क्रियाकलाप हैं हमारे व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार के द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग, वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण। उस देश या उस विशेष क्षेत्र में क्या उत्पादन किया जा रहा है और उसका वितरण किस प्रकार हो रहा है, यह भी हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक रूप से देखते हैं कि अर्थव्यवस्था आखिर ओरिजिन कैसे हुई, क्यों यह हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं इसके संदर्भ में, और इसमें होता क्या है और प्रारंभिक विचारधारा कैसे उपजी और यहाँ तक हम लोगों ने सफ़र कैसे तय किया। अर्थव्यवस्था प्रारंभ में जो थी वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और उसमें आपका बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम वह होता है जैसे आप किसी वस्तु को देकर और उसी संदर्भ में वस्तु को आप उसके परिप्रेक्ष्य में लेते थे। और अर्थशास्त्री जो कहते हैं कि विश्व में जो तीन खोज हुई, आग, पहिया और तीसरे को ये लोग मुद्रा मानते हैं। जब से मुद्रा आई, मुद्रा का खोज हुआ, चाहे वह पेपर हो या तो बहुमूल्य धातुएं हो, तब हम लोगों ने सही ढंग से पैमाना जारी किया। और पैमाना जब जारी हुआ और हम लोग देखते हैं जब पुनर्जागरण काल हुआ और कृषि क्रांति आई, उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप का मुख्यतः अर्थ है उन सारे देशों से जहाँ पर सबसे पहले यह 15वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के समय का था, जब पुनर्जागरण और औद्योगिकरण हो रहा था, नए नए देशों, नए नए उपनिवेशवाद का खोज हो रहा था। उस समय फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कई विचारधाराएं पनपी। उसमें मुख्यतः दो विचारधाराएं थीं, एक वणिकवाद था और दूसरा था प्रकृतिवाद। आप जैसा जानते हैं, वणिकवाद
कब आता है किसी भी चीज़ में वाद लगा, जैसे गांधीवाद या तो हिटलरवाद, यह सब वाद कैसे आता है? सबसे पहले वह विचारधारा आती है, फिर उसके बाद वाद आता है, उसको फॉलो करने वाले उसको फॉलो करने वाले आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वणिकवाद। वणिकवाद सबसे पहले फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में हुआ। और वणिक का जो अर्थ है शाब्दिक, वणिक मतलब होता है व्यापार। ये जो लोग थे वह सबसे पहले व्यापार पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देते थे, उद्योगों पर ज़्यादा, औद्योगिक संरक्षण पर बल देते थे, और यह नए नए उपनिवेशवाद की तलाश करते थे, और यह व्यापार को संरक्षित करते थे। संरक्षित करने का यह तात्पर्य है कि यह व्यापार को अपने फेवर में करना चाहते थे, और उसे हम सामान्यतः अर्थशास्त्र के भाषा में कहते हैं व्यापार अनुकूलतम। व्यापार अनुकूल। व्यापार अनुकूल का यह तात्पर्य है कि जब आप निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं तो वहाँ पर व्यापार अनुकूलतम की स्थिति में होती है। और व्यापार प्रतिकूल की स्थिति क्या होती है? जब आप निर्यात कम करते हैं और आयात ज़्यादा करते हैं। जैसे वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इस स्वरूप के अंतर्गत है कि हम लोग बीओपी में तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग दिखा देते हैं कि सब कुछ संतुलन है, लेकिन संतुलन होते हुए भी हम लोग असंतुलित हैं। क्यों असंतुलित हैं? क्योंकि हम लोगों का एक्सपोर्ट जो है, निर्यात जो है, वह हमेशा कम रहता है आयात की अपेक्षा। वहीं हम लोग विश्व में चाइना को देख लें तो चाइना आयात कम करता है और निर्यात ज़्यादा करता है। तो अगर हम लोग उस नज़रिए से देखें तो वह वणिकवाद को वह फॉलो करता है, वह वणिकवाद की विचारधारा। चूँकि हम लोग भी वणिकवाद के समर्थक हैं, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिस चीज़ को हम लोगों ने कई बार अपनी व्यापारिक नीतियों में हम लोगों ने टारगेट रखा, लेकिन उस टारगेट को हम लोगों ने अचीव नहीं कर पाया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वणिकवादियों में सबसे बड़ी विशेषता जो थी, मैं आप लोगों को एक एक चीज पॉइंट दर पॉइंट बतलाता चलूँगा प्रकृतिवाद और वणिकवाद के बारे में। जैसे इन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ये लोग बहुमूल्य धातुएं का यहाँ पर तात्पर्य है कि उस समय सोना, चांदी इत्यादि को वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास इकट्ठा करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास इकट्ठा करना चाहते थे। और इसका माध्यम क्या था? इसका माध्यम था व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे थे, व्यापार को, और व्यापार अपने फेवर में, जैसा अभी मैं आप लोगों को बतलाया हूँ कि व्यापार को यह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे और अपने यहाँ ये उद्योगों को आने नहीं देते थे। जैसे कोई विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी इंडस्ट्री है, तो अपने यहाँ आने नहीं देते थे और यह व्यापार को हमेशा अपने फेवर में रखते थे और नए नए उपनिवेशवाद की यह तलाश करते थे। नए नए उपनिवेशवाद की और यह तैयार करते थे। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रकृतिवाद पर। प्रकृतिवाद, जैसा आप लोगों को मालूम है, प्रकृति मतलब नेचर में जो सारी चीज़ें जैसे चल रही हैं उसी तरह चलने दीजिए, उसे रोकिए मत। इसका यह तात्पर्य है कि ये लोग विशेष फोकस किस पर करते थे? कृषि पर। कृषि पर इनका सबसे ज़्यादा बल था
कि उपज करो, पैदा करो, जितना उत्पादन करना है उतना उत्पादन कीजिए, उत्पादन करने के बाद आप व्यापार कीजिए, लेकिन व्यापार को आप उस दृष्टि से मत करिए, देखिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने पास पैसा या बहुमूल्य धातुएं इकट्ठा करना है, आप व्यापार कीजिए उसी प्रकार। और इनका एक विशेष एक कोटेशन था, इनका क्या कोटेशन था? रुको मत, सॉरी रोको मत, रोको मत, कामा है, अगर यहाँ रोको लगा दूं तो जस्ट मीनिंग बदल जाएगा, रोको मत, जाने दो, जाने दो, यानी किसी चीज पर आप कंट्रोल मत कीजिए, कोई भी आर्थिक गतिविधि हो रही हो उसको कंट्रोल मत कीजिए। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, उसको बिना रोके जहां उसकी मर्जी होती है वह जाता है, अपने अनुसार अपना प्रकाश बिखेरता है। उसी तरह प्रकृतिवाद मानते थे कि किसी चीज को कंट्रोल मत कीजिए, किसी चीज को आप हस्तक्षेप मत कीजिए, वह जैसे है वैसे ही उसे चलने दीजिए। तो यह प्रकृतिवाद का सबसे बड़ा नारा था। और वहीं आपका वणिकवादी कहते थे जितनी भी चीजें हैं उसको रोकिए और रोकने के बाद उसको अपने अनुकूल कीजिए, फिर उसे जाने दीजिए। अनुकूल करने का मतलब है उसको व्यापार को अपने फेवर में लाइए, कोई भी चीज है। और यह आर्थिक समृद्धि को यह हासिल करना चाहते थे, जबकि इनका आर्थिक समृद्धि उद्देश्य था, लेकिन यह प्रकृति के थ्रू ये आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास को हासिल करना चाहते थे। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। और मैं एक चीज बतला दूं, यहाँ पर जैसे क्रमशः लिखा गया है कि समाजवाद या साम्यवाद, यह विचारधाराएं समय के अनुसार एक दूसरे के विपरीत हैं, न कि यह एक दूसरे से उपजी हुई हैं। और कुछ लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन पूरी तरह वह नहीं है। आइए हम लोग अगला जो है नेक्स्ट वह देखते हैं, पूंजीवाद और इधर है समाजवाद या साम्यवाद। पूंजीवाद कहाँ से आया? पूंजीवाद उस स्थान से आया कि जब मान लीजिए व्यापार करने लगे, निजीकरण बढ़ने लगा, नए नए उद्योग स्थापित हुए, तो सरकार ने देखा कि अब सारी चीज़ें अपने नियंत्रण में नहीं, तो वह ओपन कर दिए कि जाइए आप व्यापार कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाइए, और प्रॉफिट कमाइए और प्रॉफिट को आप देश में लाइए। जैसे भारत एक उपनिवेश था, तो भारत में आप देखेंगे मार्को पोलो जब यहाँ आया था तो वह यहाँ से जब मसाले का व्यापार किया तो ये 1 का 60 गुना वह प्रॉफिट कमाया था। 1 का वह 60%, अगर 1 रुपये की कोई चीज़ खरीदा तो वह वहाँ जाकर यूरोप में जाकर उसे 60 रुपये, इतना मुनाफा उसने हासिल किया। तो हम लोग पूंजीवाद को देखते हैं। तो पूंजीवाद में मेनली जो था, वह निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। सरकार पूरी तरह हाथ खोल दी कि अब आप जाइए, फ्री हैंड है, आप एक तरह से मार्केट में आप ही प्लेयर हैं, आप जितना चाहे उतना उद्योग स्थापित कीजिए, जो करना है वह कीजिए, लाभ कमाइए और लाभ को इस देश को समृद्ध और आर्थिक विकास की तरफ अग्रसर ले जाइए। तो पूंजीवाद में आप देखेंगे कि निजीकरण पर विशेष बल दिया गया। वहीं आप देखेंगे समाजवाद या साम्यवाद में आप देखेंगे समाजवाद या साम्यवाद में मार्क्स की विचारधारा जो थी वह बहुत तेजी में पनपी थी। वह उनका एक नारा था सर्वहारा वर्ग से ही उन्होंने कहा कि यह सर्वहारा वर्ग जो है यही शोषित वर्ग, और इनका कोटेशन था कि यह बेड़ियों में जन्म लेते हैं और बेड़ियों में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और उन्होंने कई प्रकार के अपनी विचारधाराएं इस पर दी और कई वह बतलाए कि कैसे इनका शोषण होता है और कैसे समाज में फिर रिफॉर्म परिवर्तन आता है।
तो यहाँ पर निजीकरण का जब वृद्धि हुई, सरकार ने फ्री कर दिया, तो इसके बाद आप देखेंगे 20वीं शताब्दी में हम पहुँचे, 20वीं शताब्दी प्रारंभ में। तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे 1929, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस समय विश्व जो है वह पहली बार मंदी के चपेट में आया था। मंदी, आर्थिक मंदी, या तो इसी को मंदी भी लोग कह देते हैं। मंदी व्यापार की वह अवस्था होती है जब मांग में एक बैग गिरावट आ जाती है, लोग किसी चीज़ को खरीदना कम कर देते हैं, जिसके तहत इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है, फिर बाद में इंडस्ट्री डाउन होने लगती है। जैसे 2008 में भी मंदी का सामना विश्व देखा था उस समय, चूँकि हम लोग भी शेप में बाहर निकल गए, लेकिन यह वाली मंदी थी। इस मंदी में विश्व पूरी तरह चपेट में आ गया था, लोगों के पास, लोग एक बैग गरीब होने लगे थे। तो उस समय J.M. किंग्स एक अर्थशास्त्री थे, बहुत ही महान और बड़े अर्थशास्त्री थे। इनकी एक पुस्तक थी द जनरल थियरी ऑफ इंटरेस्ट और एम्प्लॉयमेंट करके थी। इनकी J.M. किंग्स की एक पुस्तक थी, वह पुस्तक थी द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उन्होंने 1929 की मंदी पर अपनी तमाम तरह की विचारधाराएं दी, और उसी समय आपका इन्होंने कहा, सॉरी मैं थोड़ा इसको मिटा दूं, इन्होंने कहा, J.M. किंग्स ने कहा कि मार्केट में सिर्फ निजी क्षेत्रों को मत आने दीजिए, निजी क्षेत्र के साथ साथ गवर्नमेंट भी अपना इन्वेस्टमेंट करे और गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप करे। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी थे, फिर गवर्नमेंट को भी इन्होंने कहा कि आप भी आइए। गवर्नमेंट भी जब इसमें इन्वेस्ट करने लगी, और आप देखेंगे जब यह आपका व्यापार की अवस्था होती है, यह बूम की स्थिति होता है, यह रिसेशन होता है, यह भी रिसेशन होता है, और यह रिकवरी होता है, फिर यह बूम होता है। तो यह जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जब रिसेशन में जाने लगती है अर्थव्यवस्था, जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि आप जानते ही हैं प्राइवेट सेक्टर वहीं इन्वेस्ट करना चाहता है जहां से उसको प्रॉफिट हो। तो जब यह अवस्था प्रारंभ होती है, तो इस अवस्था में प्राइवेट सेक्टर अपना सब कुछ बाहर करने लगता है, इन्वेस्टमेंट से वह पीछे हटने लगता है। जब पीछे हटने लगता है तो फिर बाद में गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट की जो भूमिका होती है वो भूमिका बढ़ जाती है। जब गवर्नमेंट की भूमिका बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट करती है पब्लिक सेक्टर या वैसे स्थानों पर, तो पुनः एक तरह से डिमांड क्रिएट होता है। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलती है। आप देखेंगे 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय हमारे बजट का मैक्सिमम हिस्सा मनरेगा पर खर्च किया गया था। मनरेगा उस समय सबसे महत्वपूर्ण स्कीमों में था। यह स्कीम क्यों था? क्योंकि यह इसके थ्रू लोगों के गांव में जो लोग रहते थे उनको 100 दिन का रोजगार मिलता था, और उस रोजगार के थ्रू उन्हें पैसा मिलता था, और इस पैसे के चलते हुए लोग डिमांड करते थे मार्केट में, और जब डिमांड करते थे तो उसी के डिमांड के चलते भारत बहुत जल्दी उस मंदी के दौर से बाहर निकला।
मंदी के दौर से बाहर निकला। तो यहाँ पर किंग्स थे, वो उन्होंने बतलाया कि प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो उस समय जो था निजी क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की भी भूमिका महत्वपूर्ण होने लगी कि सरकार का भी हस्तक्षेप बाजार में होना चाहिए, क्योंकि अगर मंदी की अवस्था है या वैसी है तो सरकार इन्वेस्टमेंट करे और इन्वेस्टमेंट के चलते पुनः एक तरह से डिमांड मांग क्रिएट हो। और आप जैसा जानते हैं कि मांग जो डिमांड और यह सप्लाई, यही एक ऐसा महत्वपूर्ण दो कंपोनेंट हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को रोटेट करते हैं। चाहे विश्व में कोई हो, आयात निर्यात हो या आप कुछ मार्केट में खरीदने जाते हैं, इसी से ही आपका एकाधिकार, प्रतियोगी, अल्पाधिकार, यह सब बाजार की जो कंसेप्ट आई है इसी के थ्रू आया है। हम जब आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे तो बाजार कितने प्रकार के होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में बतलाएंगे। परंतु मैं आज आप लोगों को मैं निजीकरण और निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में आज मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। सॉरी, मेरी पहली क्लास है इसलिए थोड़ा और जो सार्वजनिक क्षेत्र था यह कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह अर्थव्यवस्था में जो था वह कंट्रोल और नियंत्रण जो था वह आपका सरकार के द्वारा, इसमें कोई भी उद्योग था या कोई भी कंपनी थी, पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में यह होती थी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र अभी कुछ देर पहले मैं बतलाया। निजी क्षेत्र होता क्या है? निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो कोई भी यूनिट है, इकाई है, उस इकाई में अगर कोई भी व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है, उनकी हिस्सेदारी जब 51% से ज़्यादा हो जाती है, 51% से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उनका स्वामित्व और उसका नियंत्रण किसके हाथ में आ जाता है? निजी लोगों के हाथ में। और वहीं अगर 51% से ज़्यादा जो नियंत्रण है अथवा स्वामित्व वह सरकार के पास रहता है, तो उसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं या सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। आइए अब हम लोग अपने अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं हमारी अर्थव्यवस्था कैसे क्या हुआ और मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोगों ने कैसे अडॉप्ट किया। चूंकि हम लोगों ने उपनिवेशवाद को देखा था और 1929 की मंदी देखी थी, और विश्व उस समय जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो ध्रुव में बट गया था। एक जो था एक अमेरिका को फॉलो करने वाले, और दूसरा जो था वह यूएसएसआर यानी वर्तमान समय में जो रसिया है, इसको जो इसकी विचारधाराओं को अनुसरण करते थे, उस दो विचारधाराएं थी उस समय। तो भारत ने उपनिवेशवाद के दंश को झेला था, इसलिए भारत न
पूंजीवाद की तरफ गया, पूंजीवाद यानी कि यूएसए, और ना ही साम्यवाद की तरफ गया। उसने, भारत ने क्या किया कि दोनों को मिला दिया और दोनों की विचारधाराओं को सम्मिलित करते हुए देश, उस समय करीब 90% से ज़्यादा भारत की जनसंख्या भूखमरी और गरीबी के चपेट में थी, गरीबी के चपेट में थी। इसलिए भारत ने अपने आर्थिक कल्याण पर बल दिया कि हमें अब क्या करना है कि अपने वेलफेयर के ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम तभी कर सकते हैं और हम किसी के फेवर में न जाकर हम लोग वैसे काम कर सकते हैं जिसमें कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की हिस्सेदारी समान हो, हिस्सेदारी दोनों का सह अस्तित्व हो, दोनों साथ साथ क्षेत्र चले। इसी को हम लोगों ने क्या कहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां पर निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ बने रहें, अपना साथ साथ दोनों के अस्तित्व हों। और इसी संदर्भ में उस समय जो भारत सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप लोग हमें कमेंट में बतलाइए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो ये जो थे उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, यह संसद भवन में एक प्रस्ताव लाए। यह प्रस्ताव किस तारीख को था, 6 अप्रैल 1948 को। उसमें उन्होंने पहली भारत की स्वतंत्र, भारत उस समय स्वतंत्र था लेकिन अंतरिम सरकार की गठन थी, और अंतरिम सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे। तो इन्होंने पहला प्रस्ताव संसद में पेश किया और इस प्रस्ताव में इन्होंने सबसे पहली औद्योगिक नीति में इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचारधारा पेश किया। आइए हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं कि आगे क्या प्रगति हुई और कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और इससे रिलेटेड आए हुए आरओ में, जैसा कि पहले ही मैं बतला चुका हूँ कि आप लोगों को आरओ से संबंधित इसको पढ़ाया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक विचारधारा को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 6 अप्रैल 1948 को। आप लोग हमें कमेंट में बतलाइएगा कि पहली अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था और उसका नेतृत्व कौन किया था। यही औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पर साथ साथ बल दिया गया कि दोनों क्षेत्रों को साथ साथ बढ़ाया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र, जैसा मैं पहले बतला चुका हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जिनका स्वामित्व स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास हो। स्वामित्व और एवं नियंत्रण दोनों सरकार के पास हो, या सरकार के पास या कोई किसी के पास उस स्थिति में होगा जब कुल इकाई का, अगर कुल इकाई 100 है तो 100 का 51
जो है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार के पास हो। वहीं निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास हो, न कि सरकार के पास हो, वह निजी क्षेत्र होता है। आइए हम लोग अगले पर चलते हैं। अगला टॉपिक अर्थव्यवस्था। यहाँ से हम लोगों का मेन चालू होता है। अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था में दीर्घ काल में, ध्यान दीजिएगा, दीर्घ काल में दो परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन कैसे होते हैं? परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। आइए हम लोग जिक्र करते हैं कि परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन होते क्या हैं और अर्थव्यवस्था में इसे परिभाषित किस आधार पर किया जाता है। देखिए, परिणात्मक परिवर्तन, जैसा कि आप लोगों को शब्दों से विदित हो रहा है, जिसे मापा जा सके, यानी कि वह परिवर्तन जिसे हम लोग माप सकते हैं इकाई के रूप में या अंक के रूप में, उसे माप सकते हैं। जबकि गुणात्मक परिवर्तन जिसे इकाई के रूप में मापा नहीं जा सके। हम लोग देखें समाज में कि यह परिवर्तन हो रहा है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, उनके शिक्षा में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन उसे हम लोग माप ना सकें। और इसी परिवर्तन को हम लोग आर्थिक समृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ की। जब भी ग्रोथ की बात की जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो यह ग्रोथ जो होता है वह सकल राष्ट्रीय आय, यह ध्यान दीजिएगा, आगे जब मैं राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ाऊंगा, सकल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। सकल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? और यही सबसे स्टैंडर्ड मानक होता है किसी देश की आर्थिक समृद्धि को देखने के लिए। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? आय, जब किसी देश का सकल राष्ट्रीय आय और उस देश में निवास करने वाली समस्त जनसंख्या को जब एक दूसरे को डिवाइड कर दे, डिवाइड करने का यह है GDP, सॉरी, बटा में टोटल पॉपुलेशन, डिवाइड करते हैं, तब हम लोगों को प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। जब परिणात्मक परिवर्तन होता है और गुणात्मक परिवर्तन होता है और एक दोनों साथ साथ चलते हैं, जैसे परिणात्मक परिवर्तन राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और इसमें जीवन गुणवत्ता में जब सुधार होता है, तो इसी को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, नामी ग्रोथ है, या माइक्रो कंसेप्ट है। जबकि आर्थिक विकास जो है यह मैक्रो कंसेप्ट है।
माइक्रो का अर्थ होता है एक विशेष का सूक्ष्म किसी चीज़ों का अध्ययन करना, जबकि मैक्रो का अर्थ है समस्त इंक्लूडिंग सारी चीज़ों का अध्ययन करना। जैसे इसे व्यष्टि हिंदी में कहा जाता है, इसे समष्टि कहा जाता है, और व्यष्टि जो होता है इसी में इंक्लूड होता है, तभी यह जाकर समष्टि बनता है। आइए हम लोग आर्थिक विकास के बारे में चर्चा कर लें। मूलतः मानव विकास से यह जुड़ा हुआ है। आर्थिक विकास जो है वह मूलतः मानव विकास से जुड़ा है। इसमें आर्थिक, अनार्थिक का मतलब वे सारी गतिविधियां जिससे उत्पादन न हो, उपभोग हो लेकिन उत्पादन न हो। इसमें मांग का सृजन होता है लेकिन उत्पादन नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन, ये सभी आर्थिक विकास के चर हैं। इसमें इनका अध्ययन किया जाता है। इसी के अंतर्गत राजनीतिक विकास युवा होता है कि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, वहाँ पर अभी तक कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ, लेकिन जब आर्थिक विकास हुआ, समृद्धि हुआ, लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो वे क्या किए कि सरकार के डिसीजन मेकिंग में, सरकार के नीति निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान होने लगा। जैसे आप देखेंगे भारत में पंचायती राज है। पंचायती राज विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण एक अंग है, विकेंद्रीकरण, और उसमें जो लोकल बॉडी है उनको एक डिसीजन लेने का एक अधिकार दिया जाता है, और वह 5 ईयर के लिए, जैसे आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को चुनते हैं, वैसे ही यह लोकल बॉडी में पंचायत चुनाव होता है। और पंचायत चुनाव में आप जब किसी को चुनते हैं और उसमें जब सरपंच होते हैं या तो जिन्हें प्रधान भी कहा जाता है, सदस्य होते हैं, वह मिल के गाँव की आम सहमति से वे लोग योजनाओं पर जो उस गांव में इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें लागू करना है, उसके संदर्भ में वह डिसीजन लेते हैं। तो आप इस स्तर से आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक भी उनका विकास होता है, और वही चीज़ें आपका देश के शीर्ष नेतृत्व पर भी वही देखी जाती है कि वह अपने वोट के द्वारा, अपने बहुमूल्य वोटों का वह करते हैं, जिसके द्वारा वह सरकार के चुनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम लोग सब जिस चीज़ पर हम लोग चल रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, और चर्चा करते हुए हम लोग देखते हैं, देखिए ये एलडीए और यूडीए है। जो लोग पहले एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जो अब एग्ज़ाम जो सेलेक्ट हो गए होंगे, पुराने होंगे, तो पहले जो आरओ होता था, आरओ, अब इसका नाम आरओ रख दिया गया है। पहले इसका नाम एलडीए यूडीए था, लोअर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क, उस रूप में यह परीक्षा होता था। तो आइए हम लोग सबसे पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह प्रश्न 2006 यूपी पीएससी के द्वारा उस समय उठाया गया था। प्रश्न क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बतला चुका हूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है, तो अब आप लोग इजीली समझ गए होंगे, इस प्रश्न का आप लोग उत्तर भी समझ गए होंगे कि क्या है। लेकिन आइए मैं इस पर चर्चा कर देता हूं। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन A, B, C, D ऐसे ही परीक्षा में आया था, और आप लोग कई नाना प्रकार की जो मार्केट में आती हैं सॉल्व पेपर, उसमें भी देखेंगे कि यह इसी फॉर्मेट में यह दिया रहता है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। लघु एवं बृहद दोनों उद्योगों का विद्यमानता का मतलब होता है मौजूदगी। उस अर्थव्यवस्था में जो है वह लघु और बृहद, सॉरी ये बृहद होना चाहिए,
बृहद, दोनों उद्योगों की विद्यमानता होती है। विद्यमानता का मतलब मौजूदगी। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जितनी भी अर्थव्यवस्था हैं, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या तो निजी गवर्नमेंट लोगों के द्वारा उसमें आर्थिक गतिविधियां की जाती हों, या तो वह सार्वजनिक क्षेत्र गवर्नमेंट के द्वारा। एक चीज़ और मैं कन्फर्म कर दे रहा हूं, वर्तमान समय में कोई भी ऐसा विश्व में अर्थव्यवस्था नहीं है जो पूरी तरह पूंजीवाद को पूंजीवाद और साम्यवाद, या तो आप जिसे कह सकते हैं सार्वजनिक, इस दोनों को फॉलो करती हैं। जो भी अर्थव्यवस्था है वह आंशिक या पूर्ण रूपेण जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है वर्तमान समय में, क्योंकि इनका अस्तित्व तो आज भी लाभ के लिए है, लेकिन या उस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट का रोल दोनों में आ जाता है। दोनों जगहों पर निजी क्षेत्र भी होते हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों का अस्तित्व होता है। आइए हम लोग फिर अपने क्वेश्चन के ऑप्शन दूसरे पर चलते हैं। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों का विद्यमानता मतलब मौजूदगी। दोनों क्षेत्रों का विद्यमानता आप लोगों को मैं पहले बतलाया था कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र कहाँ पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र पाई जाती है। अब अगली टॉपिक को हम लोग देखते हैं, अगला ऑप्शन को, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता यानी मौजूदगी। अर्थव्यवस्था, कोई भी विश्व में अर्थव्यवस्था हो, कोई भी विश्व में अर्थव्यवस्था हो, उसमें 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा जो होता है वह तृतीयक क्षेत्र या टर्टरी सेक्टर भी कहा जाता है, उसी को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इससे आप लोग कन्फर्म हो गए होंगे किसी देश में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका का मतलब वह देश जो एलडीसी ग्रुप में शामिल होते हैं, लिस्ट डेवलप कंट्रियों में शामिल होते हैं, वहाँ पर आपकी इसकी प्राथमिकता इस क्षेत्र के ज़्यादा लोग कृषि में जुड़े रहते हैं। जबकि अगर उन क्षेत्रों को जो उदयमान अर्थव्यवस्था के रूप में या इमर्जिंग या तो जो विकसित हो गई हैं, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर आपका द्वितीयक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जबकि वहीं हम लोग देखें कुछ क्षेत्रों में, फॉर एग्जांपल भारत हो गया, क्योंकि भारत अभी विकासशील देश है, तो यहाँ पर अभी भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट तृतीयक क्षेत्र में हम लोग पहुँच गए। और हम लोगों को उसके पीछे भी कई कारण है। जब मैं आगे की क्लासों में आऊँगा तो इस टॉपिक पर मैं सविस्तार से आप लोगों के सामने चर्चा करूँगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसके तहत आप लोग समझ गए होंगे कि यह भी ऑप्शन नहीं है। और उपरोक्त में से कोई, चूँकि हम लोग तीनों पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को यह विदित हो गया होगा कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है यह ऑप्शन द बेस्ट है। और जो ऑप्शन द बेस्ट होता है उसी को हम लोग चूज करते हैं, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वह सत्य है और उपरोक्त में से कोई यह नहीं होगा। जबकि हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन मिल गया बी, तो हम लोग बी को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, अब मैं अपने नोटबुक आईएएस संस्थान के बारे में आप लोगों को परिचय करा देता हूं। मेरा नोटबुक आईएएस संस्थान आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर है। और हमारा जो ऐप आ रहा है, ऐप है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नोटबुक आईएएस वाइट मीडिया करके होगा, आप टाइप करेंगे तो हमारा आ जाएगा और उसके थ्रू आपको यह लोगो दिखाई देगा। इस लोगो के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को
बहुत ही वहनीय लागत आप लोग समझ रहे होंगे कि वह लागत जो आप लोग देने में सक्षम है, उस एकदम कम मामूली कीमत पर आप लोगों को तमाम टेस्ट सीरीज जितनी भी इस समय सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं प्री मेंस की, वह बेहद कम लागत पर आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। तो धन्यवाद। आज की क्लास में मैं इतना ही, और अगली क्लास में पुनः मैं मिलूँगा।